हेलो डियर स्टूडेंट, जितने भी सेकेंड ईयर के हमारे स्टूडेंट हैं सभी को स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान पे। आज हम देखने वाले हैं बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है, इसके कुछ टाइप्स है उसको हम लोग देखेंगे। बाइपोलर डिसऑर्डर के होता क्या है। बाइपोलर डिसऑर्डर में एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर में पूछा गया है, एक क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया है। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना पिछले 7-8 सालों में, तो 2-4 क्वेश्चन छोड़कर जो है हम लगभग पूरे 90% क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। 10% क्वेश्चन में वही 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो बचा होगा जो हम आपको नहीं कराए हैं। वरना सेकेंड ईयर का कहीं ना कहीं, चाहे वो मेरा सेकेंड ईयर 21 से 22 का प्लेलिस्ट हो, चाहे वो एग्ज़ाम टारगेट का 21 से 22 सेकेंड ईयर का हो, तो जो अभी चल रहा है, आप इस दोनों प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं हर एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो ये सब हम एग्ज़ाम के पर्पज़ से ही कराए थे, चाहे वो 21 से 22 जीएनएम सेकेंड ईयर वाला प्लेलिस्ट हो या एग्ज़ाम टारगेट 21 से 22 वाला प्लेलिस्ट हो, कहीं ना कहीं हम सब क्वेश्चन को करा रखे हैं। तो लगभग कुछ क्वेश्चन है जिसको अब हम लोग अगले सप्ताह में तो दो को देखेंगे, चाइल्ड हेल्थ को और मेडिकल सर्जिकल 1 को। तो अब यहाँ पे हम लोग जो है देखने वाले हैं बाइपोलर डिसऑर्डर और एक क्वेश्चन देखेंगे मेंटल हेल्थ एक्ट। क्या देखेंगे? MHA मेंटल हेल्थ एक्ट देखेंगे 1987 वाले को। तो यहाँ पे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है मेंटल हेल्थ एक्ट के बारे में। तो चलिए हम लोग पहले बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में देखते हैं। देखिए बाइपोलर डिसऑर्डर होता क्या है, पहले इस चीज़ को जानिए। एक क्वेश्चन भी इस बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन रहा है। बाइपोलर डिसऑर्डर एक गंभीर मानसिक विकार है जिसे मैनिक डिसऑर्डर भी कहते हैं। देखिए बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है, सब तो जो मानसिक में पढ़ रहे हैं और डिसऑर्डर है तो मतलब डिसऑर्डर मतलब विकार, समस्या, कष्ट। तो बाइपोलर डिसऑर्डर भी एक मानसिक विकार है जिसे मैनिक डिसऑर्डर भी कहते हैं। ये गंभीर होता है, ध्यान में रखिएगा, बाइपोलर डिसऑर्डर एक गंभीर मानसिक विकार है। इसमें व्यक्ति कभी अचानक से खुश हो जाता है और कभी अधिक दुख या डिप्रेशन में चला जाता है। बाइपोलर डिसऑर्डर या मैनिक डिसऑर्डर में होता है कि कभी व्यक्ति अचानक से बहुत अत्यधिक किसी बात को लेकर मन में उठेगा और काफ़ी खुश हो जाएगा, और कभी अचानक से बिल्कुल मंद हो जाएगा, बिल्कुल डिप्रेशन हो जाएगा, बिल्कुल वो जो है अवसाद हो जाएगा। तो ये हो जाता है, यही बाइपोलर डिसऑर्डर होता है। बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित लोगों में आत्मविश्वास की कमी या अधिकता हो जाता है। मतलब देखिए, जब अधिकता हम लोग क्या पढ़ें कि यह गंभीर ये मानसिक विकार होता है जिसे हम लोग मैनिक विकार भी डिसऑर्डर भी बोलते हैं। इसमें अचानक कभी व्यक्ति बहुत अत्यधिक खुश हो जाता है और कभी अत्यधिक दुख होता है और डिप्रेशन हो जाता है, टेंशन हो जाता है, और यही होता है बाइपोलर डिसऑर्डर। इस बाइपोलर डिसऑर्डर से जो भी लोग पीड़ित होते हैं उसमें आत्मविश्वास की या तो अधिकता होगा या तो कमी होता है। अधिकता होगा तो अत्यधिक खुश हो जाएगा, कमी होगा तो क्या होगा, दुख हो जाएगा और डिप्रेशन में चला जाता है। तो यही होता है बाइपोलर डिसऑर्डर। चीज़ों को समझ गए? अब हम लोग यहाँ पे जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के प्रकार, मतलब जो टाइप्स ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर कितने प्रकार का होता है? पहला है बाइपोलर डिसऑर्डर 1, बाइपोलर डिसऑर्डर 2, उसके बाद है साइकोथैलेमिक विकार। साइकोथैलेमिक विकार मतलब साइक्लोथाइमिक विकार और बाइपोलर डिसऑर्डर 1, बाइपोलर डिसऑर्डर 2। तो ना याद भी बहुत ईजी से हो जाएगा। पहला देखते हैं कि जो बाइपोलर डिसऑर्डर 1 है, इसमें होता ये क्या है, जिस रोगी में उन्माद के पूर्ण लक्षण अथवा मिश्रित लक्षण दिखाई देते हैं उसे इस श्रेणी में रखा जाता है। अब उन्माद आप लोग समझते हैं या नहीं समझते हैं, तो ये आप लोग पढ़ना है या आगे पढ़ेंगे हम लोग भी। तो जो बाइपोलर डिसऑर्डर वो होता है जिसमें व्यक्ति का उन्माद के मतलब होता है कि व्यक्ति का धीरे धीरे मानसिक बीमारी से ग्रसित होते जाता है, और ये उन्माद मतलब उसके मन में जो है एक अलग प्रकार से जो है मानसिक विकार उत्पन्न होता है। देखिए उन्माद हो गया, सन्निपात हो गया, डिलेरियम, ये सब जो है ना, ये सब जो है हम लोग उस दिन क्या पढ़े हैं, डेमनेशिया पढ़े थे। तो बहुत ऐसे दोस्तों मानसिक रोग है जिसको आपको दिमाग में उसका अर्थ रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे उन्माद है, अब इस उन्माद का आपको अर्थ नहीं पता है तो सीधा आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि बाइपोलर डिसऑर्डर 1 में वह होता है जब रोगी में उन्माद के पूर्ण लक्षण अथवा मिश्रित लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे इस श्रेणी में रखा जाता है। देखिए बाइपोलर डिसऑर्डर 1 में ये होता है कि जब रोगी में उन्माद का या तो पूर्ण लक्षण दिखाई देता है या मिश्रित लक्षण के मतलब कुछ लक्षण दिखाई देता है मिला जुला, तो इसको जो है फर्स्ट में इसमें रखा जाता है। इसमें उन्माद वाले पेशेंट को रखा जाता है, इतना समझ लीजिए बाइपोलर डिसऑर्डर 1 में।
दूसरा है बाइपोलर 2 डिसऑर्डर। इस प्रकार में रोगी को बार बार उदासी या डिप्रेशन होने लगता है। ये जो बाइपोलर डिसऑर्डर दू होता है, इसमें जो रोगी होता है, इस प्रकार के रोगी में बार बार उदासी या डिप्रेशन होने लगता है। डिप्रेशन कहा जाए तो अवसाद डिप्रेशन मतलब कहा जाए तो आप लोग समझते होंगे डिप्रेशन क्या होता है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होगा कि बार बार जो रोगी होगा वो उदास होगा, दुख होगा, डिप्रेशन होने लगता है। पहला में क्या है तो इसमें उन्माद जो होता है, जो व्यक्ति में उन्माद होगा या तो उसमें पूर्ण लक्षण या किसी और चीज़ का लक्षण के साथ मिश्रित लक्षण उन्माद का दिखता है तो उसे बाइपोलर 1 में रखते हैं। बाइपोलर 2 में किसे रखते हैं तो जिस रोगी में बार बार उदासी या डिप्रेशन होने लगता है उसे बाइपोलर 2 में रखते हैं। तीसरा है कि साइक्लोथाइमिक विकार। साइक्लोथाइमिक विकार क्या होता है तो इस प्रकार की बीमारी में पीड़ित व्यक्ति को साल में कम से कम 4 बार उदासी या मैनिया या तेज़ी से असर होता है करना है। तो हम लोग क्या देख रहे थे बाइपोलर डिसऑर्डर 2 में क्या देख रहे थे कि इस प्रकार के रोगी में बार बार उदासी या डिप्रेशन होने लगता है। उसके बाद है तीसरा है कि साइक्लोथाइमिक विकार। साइक्लोथाइमिक विकार में होता है कि इस प्रकार के बीमारी में पीड़ित व्यक्ति को साल में कम से कम 4 बार उदासी या मैनिया या तेज़ी से असर होता है। देखिए जो साइक्लोथाइमिक विकार होता है इसमें जो भी पीड़ित व्यक्ति बीमारी से होता है उसको कम से कम जो है साल में कम से कम 4 बार उसको उदासी या मैनिया या तेज़ी से ये सब चीज़ असर होता है। अब मैं आपको बता दूं मैनिया मतलब उन्माद क्या होता है। तो जो मैनिया होता है उसमें जो मन होता है वो काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित होता है, भाव जो होता है मन का वो काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित होता है और जो उसका मन होता है वो अति ज़्यादा उत्साहित होता है। तो यही सब जो होता है मैनिया के अंतर्गत आता है। तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ पे बाइपोलर डिसऑर्डर देख चुके हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर 1 में क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है उस समय जो है उन्माद का लक्षण होता है और उन्माद का पूर्ण या मिश्रित लक्षण होता है, इस श्रेणी में रखा जाता है। टूम वाला में कभी कभी जो है बार बार उदासी होने या डिप्रेशन में होने लगता है। साइक्लोथाइमिक विकार में होगा कि कम से कम जो पीड़ित व्यक्ति है उसको साल में 4 बार उदासी या मैनिया या तेज़ी से असर होने वाला इसमें जो रोग है वो होता रहता है। तो ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1900 मेंटल हेल्थ एक्ट 1987, इसको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यह एक्ट इंडियन लुनेसी एक्ट 1912 के स्थान पर बनाया गया था क्योंकि पुराने कानून में रोगी के भर्ती, छुट्टी, संपत्ति व अन्य मामलों में कुछ जटिलताएं होती है। सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा कि ये जो मेंटल हेल्थ एक्ट है ये क्यों जो है लाया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 है ये 1912 के जगह पर आया। 1912 में कौन सा एक्ट था तो यह एक्ट जो है इंडियन लुनेसी एक्ट 1912 के स्थान पर बनाया गया क्योंकि पुराने कानून में जो था ना भर्ती होने का, रोगी का छुट्टी होने का और संपत्ति से संबंधित और सारे जो मामला है वो जटिलता, उसमें कॉम्प्लिकेशन था। तो उसी के स्थान पर जो है लुनेसी एक्ट के स्थान पर 1987 में ये एक्ट लाया गया। अतः इन्हें सरल कर प्रभावी देखभाल हेतु इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट बनाया गया। अब जो इसमें रोगी का भर्ती, छुट्टी या उनसे जुड़ी हुई जो भी संपत्ति है या जो भी अन्य मामले था उसको प्रभावी रूप से आसान बनाने के लिए, सरल करने के लिए इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट बनाया गया। तो चीज़ें को आप लोग समझ गए। यह बिल 1978 में तैयार कर 1981 में लोकसभा व 1986 में राज्यसभा द्वारा पारित हुआ। अब देखिए ये जो बिल कब तैयार किया गया, 1978 में ही यह बिल तैयार किया गया और 1981 में ये बिल लोकसभा में पेश किया गया। फिर 5 साल के बाद 1986 में जो है राज्यसभा में पेश किया गया और जो है 1981 में लोकसभा में ये क्या हुआ, पारित हुआ और 1986 में राज्यसभा में पारित हुआ। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी कानून बनता है, कोई भी अधिनियम हो, कोई भी चीज़ बनता हो तो संसद से पास होता है, फिर जो है वो कानून के रूप में तैयार होता है। तो यही चीज़ें हैं जो मेंटल हेल्थ एक्ट है 1978 में तैयार किया गया यह बिल, तो 1981 में पेश किया गया, 1981 में लोकसभा में मिला, 1986 में राज्यसभा में इसे पारित किया गया, मतलब जो है इसे अप्रूवल मिल गया। इसके पश्चात 22 मई 1987 को भारत में लागू किया गया, परंतु सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में इसे अप्रैल 1993 में लागू किया गया। देखिए भारत में जो है यह 22 मई 1987 को भारत में लागू किया गया, परंतु जो राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश है ये राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में जो था वो अप्रैल 1993 में इसे जो है लागू किया गया।
क्योंकि कोई भी एक्ट बनता है तो केंद्र सरकार अपने तरीक़ा से लागू कर देता है, लेकिन स्टेट को भी अपने हिसाब से जो है लागू करना पड़ता है। तो स्टेट जो है धीरे धीरे अपने हिसाब से क्या करता है, लागू करता है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन जो मान्य होता है, जो केंद्र सरकार लागू कर देता है वही। तो केंद्र सरकार ने 22 मई 1987 को लागू कर दिया, इसलिए यह तारीख जो है शुरू हो गया यहाँ से। अब ये जो मेंटल हेल्थ एक्ट था, इसमें क्या किया गया, तो इसे जो है 10 अध्याय में बांटा गया। जो चैप्टर है इसमें है 10 चैप्टर में है, और 10 चैप्टर में जो है वर्गीकृत किया गया। इससे जो है आप लोग समझ लीजिए मेंटल हेल्थ एक्ट को। जैसे एक बुक है, आप समझिए, आप जो पढ़ रहे हैं ये मेंटल हेल्थ नर्सिंग का बुक है। अब इस बुक में जो है 8 पेज या 10 चैप्टर या 15 पेज चैप्टर में सभी टॉपिक को अलग अलग करके बांटा गया। तो उसी प्रकार से जो एक्ट होता है, जो नियम होता है, उसमें कौन कौन से काम होगा, कौन सा चीज़ें होगा, तो उसमें एक चैप्टर बना दिया जाता है उस एक्ट के नाम से, और उसके अंदर सारे पॉइंट को डाला जाता है सब्जेक्ट में। तो ये चीज़ें होता है। तो इसमें भी 10 अध्याय है। इस पहला अध्याय में जो है कहा गया कि इस अध्याय में कुछ शब्दों के स्थान पर नए शब्द का प्रयोग किया गया। देखिए, जो इंडियन लुनेसी एक्ट 1912 था, उसमें जो सब शब्द था ना, तो ये 1987 में जब लागू हुआ तो इसमें नए नए शब्द को क्या किया गया, कुछ शब्द के जगह पर जोड़ा गया। वो अध्याय 1 में है कि पुराने शब्दों के जगह पर नए शब्दों का लाना, ये अध्याय 1 में कहा गया। जैसे पागल खाना, पागल खाना को पागलपन, पागल जो खाना था उसे जो है पागलों के लिए बनाया गया। लुनेटिक, आपराधिक पागल, क्रिमिनल लुनेटिक, मतलब पैरोल नाम दिया गया इसका। उसके बाद है पागल प्रवेश अधिकार पत्र, मतलब रिसेप्शन ऑर्डर ऑफ लुनेटिक, मतलब ज़रूरी चीज़ें। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब जो है लाया गया, नए नए वर्डे लाया गया। पागल खाना, पागल, उसके बाद है आपराधिक पागल, पेरोल, पागल प्रवेश अधिकार पत्र, उसके बाद है कुछ ज़रूरी चीज़ें। तो ये सब नए नए वर्ड जो है जोड़ा गया अध्याय 1 के माध्यम से। तो याद रखिएगा कि अध्याय 1 में नए वर्डों को जोड़ा गया। दूसरा है अध्याय 2। यह अध्याय केंद्रीय व राज्य स्तर पर मेंटल हेल्थ अथॉरिटी की स्थापना के अधिकार व नियमों की व्याख्या करती है। इसमें किसी मानसिक स्वास्थ्य संस्था के लाइसेंस नवीकरणीय व रद्द करने का अधिकार भी दिया गया। अब जो ये अध्याय 2 है, ये कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य स्तर पर जो मेंटल हेल्थ का एक अथॉरिटी होता है, जो उसे स्थापना किया गया। इस कहा जाए तो एक ब्रांच खोला गया केंद्र और राज्य स्तर पर, जो क्या करता है कि जो है मेंटल हेल्थ जो भी हॉस्पिटल जो भी खुलता है, तो वो सबको ये क्या करता है, लाइसेंस प्रदान करता है, उसका देख रेख करता है, और अगर गड़बड़ पाया जाए तो उसे रद्द भी ये करता है। कौन? ये अथॉरिटी जो केंद्र और राज्य स्तर पर स्थापना किया गया। तो ये अध्याय 2 में दिया गया है कि केंद्र और राज्य स्तर पर जो है एक मेंटल हेल्थ अथॉरिटी का स्थापना होगा, और उसमें जो है उसे पावर दिया गया कि मानसिक स्वास्थ्य संस्था का, हॉस्पिटल मतलब साइकेट्री का, और लाइसेंस देगा, और साथ में अगर पावर दिया गया है देने का, तो लेने का भी पावर, मतलब रद्द करने का भी पावर दिया गया। तो दूसरा में यही है। तीसरा है, इस अध्याय के अंतर्गत केंद्रीय व राज्य सरकारों को मानसिक अस्पताल व नर्सिंग होम स्थापना करने व रख रखाव हेतु दिशा निर्देश दिए जाते हैं। इसमें लाइसेंस अथॉरिटी के नियम भी देखे जाते हैं। देखिए, हम लोग जो 2 में देखे हैं कि वहाँ एक अथॉरिटी होगा केंद्र राज्य स्तर पर, वो क्या करेगा, जो भी संस्था होगा मेंटल हेल्थ का, उसको लाइसेंस देगा और रद्द भी करेगा। उसी प्रकार से जो तीसरा अध्याय है, इसमें कहा गया कि इसके अंतर्गत जो सेंट्रल और जो स्टेट सरकार का जो मानसिक अस्पताल या नर्सिंग होम है, उसका स्थापना और रख रखाव हेतु जो है दिशा निर्देश इसमें दिया गया है। इसमें मतलब कैसे चलाना है, कैसे क्या रख रखाव जो है हॉस्पिटल को करना है, व्यवस्था विधि, ये सब इसमें दिया गया है मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल या नर्सिंग होम के लिए। इसमें जो नियम है वो अथॉरिटी का भी नियम देखा जाता है कि कितना इसमें पालन किया गया है या नहीं किया गया है, जो अथॉरिटी अध्याय 2 में स्थापना हुआ है। तो ये चीज़ हो गया। अध्याय 3 देखिए, अध्याय 3 हो गया। अध्याय 4 देखिए, इस अध्याय में मनोरोगी के अस्पताल में भर्ती बंदी बनाने हेतु निर्देश दिए गए हैं। देखिए, इसमें जो पागल व्यक्ति आता है, तो जो मनोरोग हॉस्पिटल होता है उसमें तरह तरह के व्यक्ति आते हैं, तो जो बहुत ज़्यादा उग्र होते हैं उसको बंदी बनाया जाता है। तो जो है इससे अध्याय 4 में ये बताया गया कि इस अध्याय में मनोरोगी के अस्पताल में भर्ती बंदी बनाने हेतु निर्देश दिए गए हैं। मतलब जो भर्ती करेंगे तो किस प्रकार के पेशेंट कैसा है, तो उसको यहाँ पे निर्देश दिया गया है बंदी करने के लिए।
पाँचवा है अध्याय 5 में कि इस अध्याय में मानसिक रोगियों को निरीक्षण, छुट्टी, अनुपस्थिति की छुट्टी, स्थानांतरण आदि के निर्देश दिए गए हैं। देखिए ये सब याद करने के लिए 1-2 बार आपको अपने मन से भी पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल आपको रिकैप करना पड़ेगा कि 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है। तो ये सब चीज़ें होता है, नहीं याद रखिएगा तो दिक्कत होगा। 5वां अध्याय है, इस अध्याय में मानसिक जो भी रोगी है उसका निरीक्षण, छुट्टी होगा, अनुपस्थिति की छुट्टी, स्थानांतरण आदि के लिए दिशा निर्देश दिए गए। मतलब 5वां में यही दिशा निर्देश दिया गया कि किसे मतलब कैसे इनको छुट्टी देना है, क्या करना है, कब छुट्टी देना है, कैसे छुट्टी देना है इस समय, या इसको एक से दूसरे जगह भेजने के लिए। ये सब जो है नियम 5वां में दिया गया रोगी से को इधर से उधर करने के लिए। छठा है अध्याय में कि इस अध्याय में मानसिक रोगी की न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित संपत्ति, उसके नियंत्रण, प्रबंधन आदि के बारे में दिए गए हैं। जो छठा है इसमें कहा गया है कि मानसिक रोगी की न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित संपत्ति, मतलब अगर कोई बात है, अगर केस वगैरह कोई अगर कानूनी प्रक्रिया हो है तो इसमें जो पेशेंट है उसका भी अधिकार नहीं खो, उसका भी अधिकार मिले ताकि वो अपने बात को रख सके। तो इसके लिए जो है उसको दिशा निर्देश, साथ ही उसका नियंत्रण, उसका क्या नियंत्रण है, क्या उसके लिए प्रबंध होना चाहिए, तो ये सारे चीज़ें 6 में दिया गया। मतलब सीधा समझिए कि जो पेशेंट है उसके लिए राइट यहाँ पे छठा में दिया गया, ताकि उसका प्रबंध, रख रखाव, उसके जो भी कानूनी प्रक्रिया है ये सब के बीच में उसको जो है मिलना चाहिए। इसके बारे में दिशा निर्देश 6 में दिया गया। 7वां है अध्याय 7, इस अध्याय में मानसिक अस्पताल में रोगी की न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित संपत्ति, उसके नियंत्रण, प्रबंध आदि के बारे में दिशा निर्देश दिए गए। अब यहाँ पे था न्यायिक प्रक्रिया के बारे में और इस पर नियंत्रण, प्रबंधन और संपत्ति के बारे में दिशा निर्देश दिया। तो 7वां था कि मानसिक अस्पताल में रोगी की न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित संपत्ति, उसके नियंत्रण, प्रबंधन आदि के बारे में दिशा निर्देश जो है यहाँ भी दिया गया। मतलब जो 7वां में था, 7वां में भी वही किया गया जो 6ठा में किया गया था। तो ये सब चीज़ है, 7वां हो गया। अब 8वां यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अब 8वां हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। चलिए 8वां है कि अध्याय 8 में, इस अध्याय में मानसिक रोगी की अधिकारों का वर्णन, सुरक्षा के बारे में लिखा गया। मतलब अब कोई व्यक्ति अगर हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो उसका क्या क्या अधिकार है वो मांग सकता है हॉस्पिटल प्रबंधन से, साथ ही वो सुरक्षा उसको कैसे किया जाए, तो इसके लिए सारा चीज़ें जो है जिम्मेदारी यहाँ पे अध्याय 8 में लिखा गया है। 9वां है अध्याय 9, इस अध्याय में मानसिक अस्पतालों के संचालन, स्थापना, रख रखाव व नियमों की अवहेलना करने पर जुर्माने का प्रावधान रखा गया। अब जिस प्रकार से 3 में कहा गया कि मानसिक अस्पताल को राज्य स्तर पर या जो है राज्य सरकार और जो है यहाँ पे राज्य सरकार को दिया गया ये चीज़ें कि वो जो है अपने मानसिक अस्पताल का जो है बना सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो 9वां अध्याय में ये भी बताया गया है कि जो मानसिक अस्पताल में अगर कोई गलत होगा, रख रखाव संबंधी कोई अवहेलना होगा, स्थापना से संबंधी कोई फर्जी बड़ा होगा, तो उस पर जुर्माने लगाने का भी प्रावधान रखा गया। तो ये चीज़ें 9वां में कहा गया। 10वां और आखिरी यहाँ पे अध्याय है कि इस अध्याय में मानसिक अस्पतालों के इंचार्ज अफसर की कार्यविधि, उपचार व अन्य भूमिकाओं का वर्णन किया गया। मतलब जो 10वां अध्याय है इसमें बताया गया कि जो मानसिक अस्पताल में जो काम करने वाले अफसर है, इंचार्ज अफसर है, कार्यविधि है, उपचार होता है, यानी भूमिका संबंधी उनके जो है यहाँ पे सभी चीज़ों को निर्णय दिखा गया अध्याय 10 में कि जो इंचार्ज अफसर है वो कैसे काम करते हैं, कैसे उपचार करते हैं, कैसे उनका भूमिका है, तो इसका वर्णन 10 में है। तो ये हो गया आपका 10 समाप्त। मेंटल जो आपका हेल्थ एक्ट था वो यहाँ पर समाप्त है अध्याय। अब आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। 2-4 बार पढ़िएगा तो क्लियर हो जाएगा कि 1 से लेकर 10 तक में क्या है। 1 में तो आप लोग जानते हैं कि नए शब्द लाया गया पुराने शब्द की जगह पर। दूसरा में था कि जो केंद्र और जो केंद्र है उसमें एक अथॉरिटी बना, अथॉरिटी मेंटल हेल्थ अथॉरिटी बना, जिसका काम था कि वह क्या करेगा, चीज़ों को नवीकरणीय करेगा या रद्द करने का परमिशन देगा। तीसरा था कि केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर जो है क्या होगा, वो राज्य स्तर पर जो है बनाया जाएगा क्या चीज़, मेंटल हेल्थ अस्पताल, मेडिकल कॉलेज या नर्सिंग होम खोला जाएगा।
तो और उसका रख रखाव नियम और उसमें जो है मेंटल हेल्थ अथॉरिटी का जो नियम होगा उसका ध्यान रखा जाएगा। इसी प्रकार से आपको दिमाग में याद रखना पड़ेगा। अब हम इसका उद्देश्य देखते हैं, मेंटल हेल्थ का एक्ट का उद्देश्य भी पूछ देगा। तो मेंटल हेल्थ देखिए, मनोरोग अस्पताल में ऐसे रोगी जो स्वेच्छापूर्वक इलाज को भली प्रकार नहीं समझ सकते उनके लिए भर्ती प्रक्रिया हो। देखिए, ये जो है इसका उद्देश्य यही था कि जो मनोरोग को नहीं समझ पाते हैं, मानसिक बीमारी को, तो उनके लिए अस्पताल में भर्ती कराने का प्रक्रिया हो। तो ये लिए जो है ये आया मेंटल हेल्थ एक्ट। सरल करना व उसके अधिकारों की रक्षा करना, यहाँ पे आसान बनाना चीज़ें को और साथ ही जो मरीज़ है उसको रक्षा देना अधिकारों का। नेक्स्ट है कि खतरनाक मानसिक रोगियों को समाज को बचाना, मतलब समाज में जो भी खतरनाक मानसिक रोग है उससे बचाना। नेक्स्ट है समान नागरिकों को बिना किसी विशेष कारण मानसिक अस्पताल में भर्ती होने से बचाना। अब होता है कभी कभी कि मिस्टेक से क्या होता है, अच्छे लोग को भी मानसिक अस्पताल में बिना जांच पर के क्या किया जाता था पहले कि भर्ती करा दिया जाता था। तो अब ऐसे में इस एक्ट के आने से ये हुआ कि जो समान नागरिक है उसको क्या किया गया, चेक किया गया और वैसे लोगों को जो है जाने से, यहाँ पे भर्ती होने से बचाया गया जो बिल्कुल समान हो, जिनमें मानसिक रोग नहीं है। मानसिक अस्पताल में देखभाल पर होने वाले खर्च का नियम है, मतलब मानसिक अस्पताल में क्या क्या चीज़ें कितना कितना खर्च होता है उस पर देखभाल करना भी इस एक्ट का काम था। स्वयं का ध्यान रखने में असमर्थ रोगी हेतु संरक्षक नियुक्ति करना, मतलब जो रोगी अगर खुद से ध्यान रखने में असमर्थ है खुद को, तो उसके लिए जो है संरक्षक, मतलब उसको हेल्प करने के लिए नियुक्ति करने वाला को रखना चाहिए। तो ये चीज़ें सब है। नेक्स्ट है यहाँ पे उद्देश्य है केंद्रीय व राज्य स्तर पर, देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है कि केंद्रीय राज्य स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु सहायता करना, मतलब जो है केंद्र और राज्य स्तर पर जो है चीज़ों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए हेल्प करना। नेक्स्ट है मानसिक अस्पतालों की स्थापना, उसके लाइसेंस नियंत्रण हेतु सरकार को अधिकार प्रदान करना। इस एक्ट नियम के बाद ये हुआ कि जो सरकार है वह चाहे तो अपने हिसाब से लाइसेंस दे सकता है, ले सकता है और नियंत्रण उस पर रख सकता है। नेक्स्ट है कुछ मामलों में मानसिक रोगियों को कानूनी सहायता प्रदान करना, और कुछ ऐसे मतलब वहाँ पे चीज़ें हैं जहाँ पे कानूनी चीज़ों के बात आ जाए, कानूनी मैटर आ जाए, तो वहाँ पे जो मरीज़ है उसका भी कानूनी रूप से नज़र रख के और सहायता प्रदान किया जाए। तो ये सब जो चीज़ें हैं आप लोग को जानना चाहिए कि मेंटल हेल्थ एक्ट का उद्देश्य क्या है, मेंटल हेल्थ एक्ट में कितना अध्याय है, कौन कौन से अध्याय में क्या है, आपको लिखना पड़ेगा। और ये मेंटल हेल्थ एक्ट कब आया, क्यों आया, इसको लिखना पड़ेगा। जितना हम बताएं इसको आप लोग जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर सेम ऐसे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, जहाँ से आप खुद से पढ़ सकते हैं और साथ ही आपको उसके नीचे PDF भी मिल जाएगा, तो PDF भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।